वक्फ कानून जो है हमारा, उसमें ऐसा क्या था कि इसे अब बदल देना पड़ा, इसे चेंज करना पड़ा, है ना, इसी को हमें समझना है। ठीक है, तो वक्फ एक अरबी शब्द है, मैंने याद, वक्फ एक अरबी शब्द है, एक अरबी शब्द है। हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है वक्फ के बारे में, आपको याद होगा कि मेडिवल हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि कुछ चीजें जो दान में दी जाती थी उन्हें कहते थे वक्फ। तीन तरह चार तरह के वर्ड हमने पढ़े थे, मिल्क, वक्फ, इनाम लैंड, है ना, मिल्क, वक्फ और इनाम। तो हमने मेडिवल हिस्ट्री में, पूरी मेडिवल हिस्ट्री में हमने पढ़ा, तो हमें पता है उसको कि हमें वास्तव में इसका मतलब पता है, छोटा सा मतलब हमें पता है कि कोई भी चीज, एक अरबी शब्द है वक्फ, जिससे है, जिसका मतलब है खुदा के नाम पर अर्पित कोई वस्तु। अगर आपने कोई भी चीज भगवान के नाम पे दे दी, भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, तो वो बन जाता है वक्फ। कुछ भी दे दिया आपने, पैसे दे दिए आपने, अपना टेबल दे दिया, अपनी आंखें निकाल के आपने दे दी, है ना, ये सब आपने काम कर दिया, तो ये बन जाती है, ये जो वर्ड बन जाता है वो बनता है वक्फ। मतलब कि आपने अल्लाह के नाम पे कोई चीज दे दी। अब जो चीज आपने अल्लाह के नाम पे दे दी, उसका माना जाता है कि वो वेलफेयर वर्क के लिए आपने दिया है, उसका वेलफेयर काम किया जाएगा, वर्क किया जाएगा, मतलब लोकोपकारी काम किया जाएगा। जो भी आपने प्रॉपर्टी दी है, जो भी आपने चीज दिया है, सामान्यतः क्या होता था कि इंसान जमीन दे देता है ना, तो इसलिए वक्फ जो वर्ड है वो जमीन से जुड़ गया, भूमि से जुड़ गया। लेकिन वक्फ का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज जो आप अल्लाह के नाम पे दान दे देते थे, कोई भी चीज, है ना, वो वक्फ हो जाती है। लेकिन सामान्यतः लोग जमीन का दान दे देते थे, इसलिए वक्फ भूमि से जुड़ गया। तो ये खुदा के नाम पर हमने अर्पित किया वस्तु को, और लोकोपकारी कार्य के लिए हमने दिया था। अब कोई भी व्यक्ति अपनी चल और अचल संपत्ति, है ना, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, चल और अचल दोनों संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान कर सकता है। यह संपत्ति वक्फ कहलाती है, तथा वक्फ करने वाला व्यक्ति वाकिफ कहलाता है। जो जिस व्यक्ति ने दान दिया है ना, जिस व्यक्ति ने दान दिया है वो वाकिफ कहलाएगा। हमने जो दान दिया वो वक्फ हुआ, और जिस व्यक्ति ने दान दिया वो व्यक्ति वाकिफ कहलाया। ठीक है, तो ये है वक्फ और वाकिफ। इस्लामी कानून के अनुसार एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ के रूप में दान कर दी जाती है, तो उसे बेचा, हस्तांतरित या उपहार के रूप में नहीं दिया जा सकता है ना। मतलब मैंने कोई अपनी जमीन या कुछ भी चीज मैंने दान कर दी, उसे कोई किसी और को दान नहीं कर सकता है। वो अल्लाह की भूमि हो गई तो, अल्लाह की चीज हो गई, तो कोई किसी और को कैसे कर सकता है। यहीं पर एक करप्शन की बात आई कि कई बार क्या होता था, उस भूमि को लोग इलीगल तरीके से बेच देते थे, है ना। तो इस्लामी कानून के अनुसार एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ के रूप में दान कर दी जाती है, तो उसे बेचा, हस्तांतरित या उपहार में नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, और एक बार जब वाकिफ ने मौखिक या लिखित रूप से वक्फ संपत्ति की घोषणा कर दी, तो इसे कानूनी तौर पर, हमने पहले ही डिस्कस किया था, ये कानूनी तौर पर अल्लाह की संपत्ति, लीगली वो अल्लाह की संपत्ति हो जाती है, और इसका उपयोग धर्मार्थ, सामाजिक सेवा के रूप में, सार्वजनिक या पारिवारिक, वही चीज है, पब्लिक वेलफेयर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब अगर कोई चीज ऐसे दान कर दी गई है, तो उसका, वो संपत्ति किसकी हो जाएगी, अल्लाह की संपत्ति हो जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, वेलफेयर में किया जाएगा, है ना। अब ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, तो उसका आप एडमिनिस्ट्रेशन भी करोगे, आप उसका प्रशासन भी चलाओगे, है ना। तो इसमें क्या है कि अलग अलग समय में, अलग अलग समय में पार्लियामेंट ने कानून बनाकर, अलग अलग कानून बनाए, पार्लियामेंट से कानून बनाए गए, और अलग अलग कानूनों के द्वारा जो फाइनल हुआ 2000, एक सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है 1995 में, और उसमें जो संशोधन हुआ है वो हुआ है 2013 में। मतलब ये 19, मतलब आप समझ लो 1947 से ये चला आ रहा है कानून। पहले ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश ने इससे रिलेटेड कानून बनाए। उसे सिर्फ आ जाओ, उसको बंद कर दो गेट को। तो 1947 से पहले ब्रिटिश ने कानून बनाए इससे रिलेटेड। ठीक है, 1947 से पहले ब्रिटिश कानून थे जो वक्त की संपत्ति को कंट्रोल करते, नियंत्रित करते थे। फिर 1947 के बाद हमारे पार्लियामेंट ने कई बार कानून बनाए, कई बार उसमें संशोधन किया। लेकिन जो वक्फ
कंट्रोल है आज, जो वक्फ कानून है आज, वो फाइनली 1995 में, जिसे हम आज अप्लाई करते हैं, वो 1995 में बनाया गया फाइनली, और 2013 में उसमें चेंज लाया गया, संशोधन लाया गया। उसके अकॉर्डिंग क्या है, वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, वक्फ प्रशासन की बात करें, जो वक्फ को नियंत्रित करता है ना, वक्फ क्या है, एक संपत्ति है जो अल्लाह के नाम पे दान में दी गई है, उस संपत्ति को नियंत्रित करने के लिए एक सिस्टम है, उस सिस्टम की बात करते हैं, उसे हम कहते हैं वक्फ प्रशासन। अब वक्फ प्रशासन में क्या है, केंद्रीय वक्फ परिषद, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, सबसे ऊपर है सेंट्रल वक्फ काउंसिल। सेंट्रल वक्फ काउंसिल सेंटर में होती है, जिसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ मंत्री भी होते हैं और सब मिलकर एक एडवाइजरी ग्रुप की तरह काम करते हैं, सलाहकारी निकाय की तरह काम करते हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल सबसे ऊपर है हमारा सेंट्रल वक्फ काउंसिल। उसके बाद सारे राज्यों में राज्य वक्फ बोर्ड होते हैं, स्टेट वक्फ बोर्ड। ये स्टेट वक्फ बोर्ड हर एक स्टेट में होते हैं, किसी किसी स्टेट में दो भी होते हैं, जैसे सिया और सुन्नी के नाम से। बिहार और यूपी में देखोगे तो दो वक्फ बोर्ड है, एक सिया का वक्फ बोर्ड है और एक सुन्नी का वक्फ बोर्ड है। तो कुछ राज्यों में दो वक्फ बोर्ड है, लेकिन जनरली राज्यों में एक वक्फ बोर्ड होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, राज्य वक्फ बोर्ड, स्टेट वक्फ बोर्ड। यही स्टेट वक्फ बोर्ड क्या होता है, जो वक्फ है, जो प्रॉपर्टी है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है। यही वक्फ बोर्ड यह डिसाइड करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति। अगर इस वक्फ बोर्ड ने यह कह दिया कि ये संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, तो वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। यही झगड़े का एक बहुत बड़ा रीजन है। जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं से होती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है स्टेट वक्फ बोर्ड में। सिंपल समझो कि स्टेट वक्फ बोर्ड राज्य के अंदर एक वक्फ बोर्ड है, जो वक्फ को कंट्रोल करता है, संपत्ति को नियंत्रित करता है। वक्फ बोर्ड के पास ये भी पावर है कि अगर उसने किसी संपत्ति को ये कह दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है, तो वो वक्फ की संपत्ति है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति डिक्लेयर कर सकती है ये वक्फ बोर्ड। और इससे भी आगे की जो एक यूनिट है वो है वक्फ ट्रिब्यूनल। अब अगर वक्फ बोर्ड ने ये कह दिया कि ये संपत्ति वक्फ की संपत्ति है और इससे रिलेटेड अगर डिस्प्यूट होता है, तो मामला वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाता है, वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाता है। और हाँ जी, स्टेट लेवल पर होती है, स्टेट लेवल पर होती है ना, वक्फ ट्रिब्यूनल। अगर विवाद वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाता है, वक्फ ट्रिब्यूनल के पास, और अगर वक्फ ट्रिब्यूनल ने ये कह दिया कि ये संपत्ति रियल में वक्फ की संपत्ति है, तो इसे किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। टाइम से आना तो होगा नहीं तुम लोगों से, सॉरी कह के तुम डेली वही काम करती हो। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसका प्रशासन होगा। प्रशासन के लिए हमारे पास 3 यूनिट है। पहला है सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जो एक एडवाइजरी ग्रुप है, जो सेंटर में होता है। उसमें जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होते हैं वो सब होते हैं इसके अंदर, और इसका काम ऊपर से सारी चीजों को मॉनिटर करना होता है। कुछ खास काम नहीं है इसका, सिर्फ ऊपर से मॉनिटर करती है ये यूनिट, और एडवाइजरी काउंसिल की तरह काम करती है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल। उसके नीचे है स्टेट वक्फ बोर्ड। ये स्टेट वक्फ बोर्ड है मेन यूनिट, यही मेन यूनिट है। इसका काम क्या है, वक्फ की संपत्ति को का एडमिनिस्ट्रेशन करना, और कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है या नहीं है ये डिसाइड करना। अगर इसने किसी प्रॉपर्टी को कह दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वही माना जाए। इस तरह से यहां पर मेन प्रॉब्लम यहां पर से स्टार्ट होती है कि इसने कई सारी ऐसी, एक एग्जांपल आया कि एक तमिलनाडु में कोई व्यक्ति एक जमीन बेचने के लिए गया, तो पता चला कि ये जमीन वो बेच ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बेच सकता है, तो पता चला कि ये संपत्ति वक्फ की संपत्ति, इसे वो बेच नहीं सकता है। तो बड़ी अजीब प्रॉब्लम है, कौन सी संपत्ति किसकी संपत्ति है। भारत में संपत्ति के हमारे पास प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं बहुत सारे। तो राज्य वक्फ बोर्ड, हर एक स्टेट में वक्फ बोर्ड है, किसी भी स्टेट में 2 वक्फ बोर्ड है। उसने कह दिया कि ये संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, तो बस है, कोई कुछ नहीं कर सकता है वहां पर। और अगर फिर भी डिस्प्यूट होता है, तो मामला वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाए, और वक्फ ट्रिब्यूनल ही अंतिम रूप से यह डिसाइड करेगा कि ये वक्फ की संपत्ति है या नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो यहां पर है वो ये है
कि अगर वक्फ ट्रिब्यूनल ने ये कह दिया कि ये संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, तो इसे दुनिया के किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस जगह पर और इस जगह पर, कि अगर वो कह दिया कि इसने कि यही राज्य की प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वही अंतिम फैसला है, हम इसे किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। नहीं, यहीं पे झगड़ा सारा स्टार्ट होता है। मामला राज्य वक्फ बोर्ड में जाता ही नहीं है। मतलब मामला ऐसा है कि जैसे पता चला कि ये कोई, जैसे हमारे पास एक संपत्ति है, ये है ना, तो पता चला कि ये संपत्ति किसकी है, तो सबसे पहले वो डिसाइड कौन करता है, राज्य वक्फ बोर्ड करता है डिसाइड, ये संपत्ति वक्फ की संपत्ति है। फिर भी अगर हमें डाउट है तो हम कहाँ जाएंगे, हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, हम सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, हम कहाँ जाएंगे, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएंगे। और फिर वक्फ ट्रिब्यूनल ने अगर कह दिया कि नहीं ये संपत्ति वक्फ की है, मतलब खत्म, कहानी खत्म, हम आगे कुछ नहीं कर सकते। यही झगड़े का मेन पॉइंट था हमारा। अब देखो, यह हमें पता ही है, सामान्यतः दान में दी जाने वाली वस्तु का बड़ा हिस्सा भूमि के रूप में होता है। यह हमें पता ही है, हमने अभी डिस्कस किया है कि लोग जमीन दान देना अच्छा समझते हैं, तो जमीन दान दे देते हैं, है ना। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक और मुद्दे पर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम ये है कि भारत सरकार के डाटा के अनुसार इस समय वक्फ बोर्ड के पास लगभग 38 लाख एकड़ से अधिक भूमि है ना। ये एक भारत सरकार का डाटा है कि वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है, वो जमीन लगभग 38 लाख एकड़ से अधिक लैंड है। और ये भी कहा जाता है कि इतनी जमीन, इससे ज्यादा जमीन सिर्फ भारत में दो ही के पास है, एक रेलवे के पास और दूसरा डिफेंस के पास। रेलवे और डिफेंस पहले और दूसरे पोजीशन पे है, जिसके पास भारत में सबसे ज्यादा भूमि है, और तीसरे पोजीशन पे वक्फ है। और यहां पर मैं सुन रहा था पार्लियामेंट में जो गृह मंत्री बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि इनमें से आधे से ज्यादा जो जमीनें हैं, वो जमीन 2013 के चेंजेस के बाद वक्फ बोर्ड के पास आया है। जो 1995 का जो एक्ट है, कानून है वक्फ बोर्ड से रिलेटेड, उसके हमने अभी अभी डिस्कस किया था, उसमें 2013 में कुछ अमेंडमेंट किया गया। 1995 के एक्ट में 2013 में कुछ अमेंडमेंट किया गया, सुधार किया गया। गृह मंत्री का कहना था कि वक्फ के पास जो ये 38 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि है, इसमें से लगभग 2/3 भूमि 2013 के चेंज के बाद आया। मतलब उनका कहना था कि 2013 में हमने वक्फ को ज्यादा अधिकार दे दिया, है ना। तो भारत में रेलवे तथा रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरी सबसे बड़ी भूमि वक्फ बोर्ड के पास है, जो अनियमितताओं से भरी हुई, इरेगुलरिटी है उसमें बहुत ज्यादा, करप्शन है बहुत ज्यादा उसमें, ऐसा कहना है भारत सरकार का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, मतलब हमने देखा कि वक्फ के पास बहुत सारी जमीनें हैं, जो वक्फ के पास बहुत सारी जमीनें हैं, उसमें से मैक्सिमम जमीन 2013 के अमेंडमेंट के बाद उनके पास आई है। तो इसका कहना, भारत सरकार का कहना है कि ये इसमें करप्शन है, बहुत ज्यादा करप्शन, और जितनी जमीन इसके पास है उसको भारत में रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे पोजीशन पर, रेलवे जैसे रेलवे सरकार की है ना, जगह जगह रेलवे लाइन बनी हुई है, स्टेशन बने हुए हैं, तो वो राज्य केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी है। उसी तरह जगह जगह कैंट एरिया बनाया जाता है, जहां पर मिलिट्री कैंट होते हैं, जहां पर सेना की होती है, तो माना जाता है कि इन दोनों के पास सबसे ज्यादा जमीन, और तीसरे पोजीशन पे ये हमारे वक्फ है। भारत में वक्फ संपत्ति का प्रशासन वर्तमान में वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा चलता है, वक्फ एक्ट 1995 द्वारा चलता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित और विनियमित किया जाता है। मतलब वक्फ से रिलेटेड जो कानून बनाए जाएंगे वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे। और 2013 में हमने इन सबको डिस्कस ही किया है कि 2013 में इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है, जिसमें वक्फ को कुछ राइट एक्स्ट्रा दिए गए। 2013 में लास्ट टाइम आपको पता है कि इलेक्शन का टाइम था 2013 में, तो कई बार इलेक्शन का जब टाइम होता है तो सरकारें इलेक्शन में अपने आप को जिताने के लिए कुछ इस तरह के काम कर देती है ना। तो इसमें माना जाया गया कि ऐसे वक्फ को कुछ ज्यादा राइट दिए गए, जिससे वक्फ में करप्शन बहुत ज्यादा आए, है ना। 1995 के एक्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है ना। मैंने ये कहा आपसे कि ये ब्रिटिश से पहले, सबसे पहले ब्रिटिश पीरियड, जब यहाँ पर ब्रिटिश पीरियड था, तो ब्रिटिश ने इससे रिलेटेड कानून बनाए थे,
फिर 1947 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट ने अलग अलग समय पर कानून बनाए और फाइनली अभी जो कानून चल रहा है वो 1995 का कानून, जिसमें 2013 में कुछ अमेंडमेंट किए गए। ठीक है, ठीक है। तो क्या है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2024। वक्फ जो संशोधन अधिनियम 2024 है उसका मकसद वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन लाना और 2013 अधिनियम द्वारा पेश की गई विसंगतियों को दूर करना। हमें पहले से ही पता है। तो 1995 वाला जो एक्ट था, मतलब जो जिस वजह से वक्फ के लिए जो कानून है जिसमें जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को खत्म करना। प्रॉब्लम्स क्या है अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, आगे थोड़े से और प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या हमने चेंज किया है वहां पर, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस को जब हम डिस्कस करेंगे वहां पर तो अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा जो अभी जो हमने चेंज किया है, जो फाइनली अब कानून बन चुका है ना, फाइनली ये कानून बन चुका है, डिस्कस किया है। जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है ना। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वक्फ बोर्ड जो है, जो स्टेट लेवल पर वक्फ बोर्ड है, वो किसी भी संपत्ति को, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, किसी भी संपत्ति को वो वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है। और मैंने जानबूझकर फुल स्टॉप के बाद और डाला, और किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होगा और इसे भारत के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये एक्सेप्शन इनको पावर दिया गया है। ऐसा नहीं, ऐसा सामान्यतः नहीं होता है कि कोई ऐसा ट्रिब्यूनल बनाया गया हो, उस ट्रिब्यूनल के फैसले को हम किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन जो वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल को यह पावर दिया। तो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया था कि मेन प्रॉब्लम कहाँ है, वक्फ बोर्ड में और वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रॉब्लम ना। ये भी प्रॉब्लम है कि वक्फ बोर्ड में कौन कौन से मेंबर होंगे, इसमें भी प्रॉब्लम है कि वक्फ ट्रिब्यूनल में कौन कौन से मेंबर होंगे, है ना। इन सब में छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिनको हमें दूर करना है। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम और वक्फ ट्रिब्यूनल से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, जो महत्वपूर्ण कई सारे परिवर्तन हुए हैं। ये जो वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जो चेंजेस हैं उसमें कई सारे चेंजेस हैं जिनको हमें उनको नहीं पढ़ना है। जो कुछ इंपॉर्टेंट चेंज है हमें उनको बस सिर्फ पढ़ लेना है। तो पहला मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जानबूझकर कि मैं आपको समझा दूंगा। पहला जो है वो है महिला उत्तराधिकारी। होता क्या था कि पहले मान लो मेरी कोई संपत्ति, मैं मुस्लिम हूं और मेरी कोई संपत्ति है, तो मान लो मेरा कोई पुत्र नहीं है, पुत्री है लेकिन पुत्र नहीं है, तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी या कुछ प्रॉपर्टी वक्फ को दान दे दूंगा। पुत्री से पूछने की कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, पुत्री का हिस्सा उसमें नहीं माना जाएगा। अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है और मेरा पुत्र नहीं है, सन नहीं है, डॉटर है, तो डॉटर का कोई मतलब नहीं है उससे, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पे दान कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें यह सुधार हुआ है कि ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपकी कोई महिला उत्तराधिकारी है तो आप अपनी संपत्ति वक्फ को दान नहीं कर सकते। दूसरा, सरकारी संपत्ति। जो मेन प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम थी इसके अंदर, जो प्रॉब्लम थी मेन बहुत सारी। पहले क्या करता था, ये करप्शन का सबसे बड़ा दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, कई सारे इसमें करप्शन के कई सारे पॉइंट थे। जनरली क्या करते थे कि ये जो वक्फ बोर्ड है वो किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर देते थे। सरकार के साथ मिलीभगत करके ये सरकारी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति डिक्लेयर कर देते थे। उसमें कुछ होता नहीं था, कोई विवाद ही नहीं होता। अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उससे रिलेटेड तो विवाद हो सकता है, लेकिन अगर सरकारी संपत्ति है तो उससे रिलेटेड कोई विवाद नहीं हो सकता है। तो अब इस नए कानून में कहा गया है कि किसी भी सरकारी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं किया जाएगा, है ना। यहाँ पर तो कम से कम ये है कि महिला उत्तराधिकारी से पूछा जाएगा, यहाँ पर आप कर ही नहीं सकते। सरकारी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता, डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तो ये दूसरा बहुत बड़ा चेंज है। तीसरा चेंज है कि अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट मतलब कि ये प्रॉपर्टी मेरी है या वक्फ की प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आता है, तो पहले किसका मेन डिसीजन होता था, वक्फ बोर्ड का। मतलब वक्फ बोर्ड अगर ये डिसाइड कर देती थी कि ये संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो फिर वो वक्फ की संपत्ति होती थी। अब इसमें सुधार किया गया है। अब कहा गया है कि ये कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है या नहीं है, ये फैसला कलेक्टर करेगा, न कि वक्फ बोर्ड करेगा, है ना। तो जो वक्फ परिषद है, जो वक्फ बोर्ड है, उसमें
गैर मुसलमानों का भी होना अब अनिवार्य कर दिया गया, कंपलसरी। वुमेन पहले भी होती थी, उसमें पहले जो उसमें अमेंडमेंट हुए थे उसमें ये था कि 2 वुमेन होती थी, तो अब इसमें भी कहा गया है कि 2 वुमेन तो है ही उसमें, लेकिन पहले क्या होता था, नॉन मुस्लिम्स नहीं हो सकते थे उसके अंदर, तो अब ये कहा गया है कि गैर मुसलमान अनिवार्य होंगे। वक्फ ट्रिब्यूनल में वैसे ही नहीं होते, वक्फ ट्रिब्यूनल से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया गया वक्फ ट्रिब्यूनल को, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल के क्या किए गए, पैर कतर दिए, पंख कतर दिए गए, है ना, उसकी पावर जो है ली तो नहीं गई है, उसकी पावर को मिनिमाइज कर दिया है ना। कि चेंज कहां हुआ है, वक्फ बोर्ड में और वक्फ ट्रिब्यूनल में मेन चेंज हुआ। वक्फ बोर्ड के पावर को कंट्रोल करके कलेक्टर को दिया गया कि कोई संपत्ति से रिलेटेड अगर विवाद होता है तो वक्फ बोर्ड ये डिसाइड नहीं करेगा, कलेक्टर ये डिसाइड करेगा कि वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति है या नहीं। लेकिन क्या होता था, अगर ट्रिब्यूनल में जाता है और ट्रिब्यूनल का ऐसा फैसला आ जाता है कि ट्रिब्यूनल कह देती है नहीं फाइनली कि ये नहीं, ये वक्फ की संपत्ति है, ऐसा ट्रिब्यूनल कह सकती है कि वक्फ की संपत्ति है, तो पहले क्या था कि पहले आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते थे, अब आप उसे हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, हाई कोर्ट में, है ना, ये चेंज किया गया है। तो वक्फ परिषद में गैर मुसलमान भी अनिवार्य कर दिए गए हैं, ठीक है। और ये अपील का अधिकार हमने पढ़ ही लिया है कि अब आपके पास अपील का अधिकार